नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की और हमारी तैयारियों की, यानी कितने तैयार हैं हम। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से तेज रफ्तार के साथ देश भर में फैलने लगा है। दिल्ली, मुंबई के साथ ही पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी संक्रमितों की संख्या अब बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33,750 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के करीब 1700 मामले आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बीते साल अगस्त में 23,123 करोड़ रुपए की आपातकालीन कोविड पैकेज में मिले फंड के केवल 17% हिस्से को ही उनके अभी तक उपयोग में लाया गया है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी थी। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विश्व स्तर पर देश अपने पहले के शीर्ष मामलों की तुलना में कोरोना के मामलों में 3 से 4 गुना वृद्धि को देख पा रहा है। साथ ही इस नए वेरिएंट के साथ तेजी से प्रसार के कारण कोरोना मामले में तेजी आने से स्वास्थ्य व्यवस्था भी असर उस पर पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से कहा है कि कोरोना के नए मामलों पर नियंत्रण के लिए हमें बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है, जिससे कि देश कोरोना के इस प्रकोप से सुरक्षित रह सके। इधर मंडाविया ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो जमीनी स्तर पर काम करने और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी टीमों के लिए फिर से सक्रिय हो जाएं। केंद्र ने जो फंड दिया था उसके मुताबिक केंद्र ने दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों को 23,056 आईसीयू बेड के निर्माण की योजना को मंजूरी भी दी थी और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों को 1,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था करने को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिलकर 23,056 आईसीयू बेड का इंतजाम करना था, लेकिन अभी तक 20% से कम ही फंड खर्च हो पाया है। बैठक में 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण को लेकर भी सक्रिय और सुनिश्चित रहने को कहा गया। बहरहाल सवाल यह है कि जब हम फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोरोना से जंग कैसे होगी। दूसरी लहर से सबक आखिर हम कब सीख पाएंगे? क्या कोरोना से जंग के लिए हम वाकई में तैयार हैं? आज इसी को लेकर करेंगे पड़ताल और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी तैयारी है वो तैयारी आखिरकार कितनी है और उस तैयारी के मद्देनजर हमें और क्या कुछ तैयारी की जरूरत है। तो आज इसी को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंशुमान। साथ ही हमारे साथ मधुकर गुप्ता जी, XIS के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मधुकर जी आपका इस कार्यक्रम में। मधुकर जी, आप ही से हम सबसे पहले समझना चाहेंगे, कोरोना को लेकर तो हम डॉक्टर से रोजाना ही इस बात को लेकर डिस्कशन करते हैं कि हमारी तैयारी क्या इतनी है कि जिसके लिए हमें फिर से दूसरी लहर का सामना ना करना पड़ जाए, वैसी जो परिस्थितियां थी वो ना पैदा हो जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है मधुकर जी, क्या वाकई में जो काम किया जा रहा है वो अभी पूरा होना बाकी है या फिर उतना ही काफी है? सारी दुनिया में आपने देखा होगा कि जो कमी आई है कोरोना के कहर में वो वैक्सीनेशन से आई है। तो कम से कम 2 डोज वैक्सीनेशन की सभी को, बच्चों को बाद में वैक्सीनेट किया जा सकता है, पर बड़ों को कम से कम 2 डोजेस से वैक्सीनेट करना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। उसके साथ साथ जो भी पॉइंट्स हैं जहां पे हम वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, फ्री वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जितने ज्यादा जगह पे उपलब्ध कराएंगे उतने ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग बूस्टर लगवाना चाहते हैं उनको भी हम एनकरेज करें। केवल एनकरेज करने से काम नहीं चलता है, हमें सर्विस डिलीवरी का ध्यान रखना पड़ेगा। उतनी जगह पे
ये सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी जी। सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, इत्यादि इत्यादि। उसके साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, ताकि जल्द से जल्द लोग जहां चाहते हो, जहां उनको यथासंभव सुविधा हो, उनके लिए आसान हो, वो जाके वहां पे वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन के अलावा देखिए, जो डेथ होती हैं वो वैक्सीनेशन जहां नहीं हुआ होता वहां ज्यादा होती है। अभी डेथ इंसिडेंस तो रहेगा, ये कोरोना बार बार आएगा, परंतु अगर हम वैक्सीनेट करेंगे, रामबाण यही है कि हम वैक्सीनेशन कराएं अपने नागरिकों की, और जहां जहां नहीं हुआ है वो सुनिश्चित करें। बिल्कुल, बाकी सब जो है स्लोगन शाउटिंग से कुछ नहीं होगा। हमें एक कार्यबद्ध प्रणाली से सुनिश्चित, एक रणनीति बनाते हुए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आएं और हम जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेट कर दें, और जितनी व्यापक पैमाने पे हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उतना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और इस चीज की आवश्यकता भी है। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, बीते दिनों आपने भी सुना होगा कि जो है एक बैठक हुई केंद्र शासित प्रदेशों की, जिसमें 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन कोविड पैकेज में मिले फंड के केवल 17% हिस्से को ही उपयोग में लाया गया है। इस बात का खुलासा हुआ है। अब फिर हम बात करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने तैयार हैं। जो फंड दिया जा रहा है राज्य सरकारों को, उसका हम उपयोग तक नहीं कर पा रहे हैं, उतने अभी तक हम बेड्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, और उधर तीसरी लहर की दस्तक मानो आने वाली है। कैसे निपटेंगे इन सबसे हम? पूजा, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि पिछली सेकेंड वेव में जो आपने तमाशा देखा, चलिए उसके लिए भी एक्सक्यूज दे दिया जाता, नॉन मेडिकल पर्सनल को एक्सक्यूज दे दिया जाता कि आप अवेयर नहीं थे, जबकि मेडिकल डॉक्टर को, मेडिकल पर्सनल को एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि आपको अवेयर नहीं होना था, आपको आशंका के तहत तैयारी करनी होती है। बाकी लोगों ने तैयारी नहीं की। लेकिन जब पीएम केयर फंड से और सारे फंड आपको मिल गए, आपको फंडिंग हो गई कि ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, बार बार मैं यही सवाल उठा रहा हूँ, कितने ऑक्सीजन प्लांट कार्यान्वित हो गए, मतलब लगने के बाद चालू हैं, कितना ऑक्सीजन, कितना मेट्रिक टन प्रोडक्शन बढ़ गया देख लीजिए, कितने बेड्स हो गए देख लीजिए। बेसिक कोविड मैनेजमेंट में क्या है आपको? पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, बेसिक पैरामेडिकल स्टाफ और कुछ केसेस लेस देन 2% अगर जरूरत हो तो वेंटिलेटर। क्या क्या तैयारी होगी देख लीजिए तो आपको पता चलेगा तैयारी नहीं हुई। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में रेड टेपिज्म बहुत बड़ा एक हर्डल है, और मेडिकल मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा इतने हर्डल्स लगाए जाते हैं, खास करके सरकारी तंत्रों में तो इतने हर्डल्स आ जाते हैं जिसमें कि कुछ करने से पहले इतनी ज्यादा इंक्वायरी हो जाएगी कि करने वाला व्यक्ति भी बेचारा हतोत्साह हो जाता है, कहता छोड़ दो, फंड वापस जा रहा है, जाने दो। जैसे यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूजीसी से भी फंडिंग आई, आईसीएमआर से फंडिंग आई, पैसे वापस चले जाएंगे लेकिन जरूरत की चीजें मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो ये जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति बना के रखते हैं। मेडिकल में ऐसा नहीं चलता। मेडिकल में हमारी चीजें बर्बाद हो जाए लेकिन एक व्यक्ति बिना साधन के, बिना सुविधा के न मरे, इसकी कोशिश करनी होती है। बिल्कुल। और इसी फॉर्मूला पे आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने बोली है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हम कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आखिरकार उसमें कमी किस चीज की है? क्यों जब आपको फंड मुहैया करवाया जा रहा है उसके बावजूद भी नया वेरिएंट दस्तक दे गया है, फिर भी जो है असर नहीं पड़ पा रहा है? राज्यों से कहा गया है कि कोरोना के नए मामलों पर आप नियंत्रण रखें, बुनियादी ढांचों में सुधार लाइए, लेकिन वो कैसे हो पाएगा उसको लेकर आप लोगों से चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद जानने की कोशिश। बात कोरोना से हो रही तैयारी की, कितने तैयार हैं हम, देश कोरोना के इस प्रकोप से कैसे सुरक्षित रह सकता है, और राज्यों से जो आग्रह किया जा रहा है कि आप जमीनी स्तर पर काम करें, नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश में आप जुटे रहें, इसी को लेकर खास चर्चा हम कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मधुकर जी, जो सरकारी तंत्र की हम बात कर रहे हैं और जो नियंत्रण होना चाहिए, जो टीमें हैं वो मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए कैसे कदम उठाए जाएं? उसके लिए जो हमारा सरकारी जो तंत्र है, जो पूरा सरकारी महकमा है, उसको कैसे दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि अब ढिलाई बरतने का वक्त नहीं है, अब काम करने की जरूरत है। मधुकर जी, आवाज मिल रही है आपको? आ गई जी आवाज। जी मधुकर जी, सवाल यही है मेरा कि जो सरकारी हमारा तंत्र है वो कैसे और मजबूती के साथ काम करे, फंड कम से कम इस्तेमाल तो किया जाए, जो इस वक्त स्थिति चल रही है उसके माहौल को समझने के लिए
कितनी आपको आवश्यकता लग रही है कि सरकारी तंत्र और मजबूत हो? अब ढिलाई का क्योंकि वक्त तो रह नहीं गया है। देखिए, ये सब शब्द हैं जो मेरी समझ में से परे हैं। तंत्र उपलब्ध है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, प्राइवेट भी। आपको केवल वैक्सीन उपलब्ध करानी है और निर्देश देने हैं और कितनी पब्लिसिटी करनी है कि लोगों को मालूम रहे कि कहाँ वो वैक्सीनेट हो सकते हैं और जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेट किया जाए। जो लोग बीमार हैं वो अपने घर पे इलाज कराएं। ज्यादा अस्पतालों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक क्रिएट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नफरी बहुत कम है, पर फिर भी बढ़ सकती है, तो एहतियात बरता जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ से ये रोगी आ रहे हैं वो देखा जाना चाहिए कि विदेश से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये इरप कहाँ से हो रहा है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें जो है यही देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने बात कही कि ये सब देखने की, और खासतौर पर जो वैक्सीनेशन की आप बात कह रहे हैं उसी को लेकर जो है डॉक्टर अंशुमान से हम जानना चाहेंगे। अब तो डॉक्टर अंशुमान, जो हमारे किशोर हैं 15 से 18 आयु वर्ग के, उनको भी आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, वो भी वैक्सीनेट होंगे। अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब परिवार वाले भी, जो पेरेंट्स हैं, वो भी थोड़े से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये कदम आपको लग रहा है सराहनीय है और इस तरफ और कदम उठाने की जरूरत है? पूजा, मैं तो कहूंगा कि ये और पहले हो जाना चाहिए था। ओमिक्रॉन आउटब्रेक से पहले वैक्सीन का ट्रायल हो चुका था, एथिकल कमेटी को क्लियरेंस के डाला हुआ था, पहले हो जाना चाहिए था। 15 से 18 फर्स्ट स्टेप अगर करा है तो ठीक है, लेकिन बाकी दूसरे कंट्री, इजराइल, इराक, सऊदी अरब, जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं बनाया, उन्होंने 2 साल से ऊपर सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया। तो 4th डोज पे चला गया है, बूस्टर डोज के बाद। तो कहने का मतलब ये है, जब पता चल गया आपको कि मास्किंग एक सुविधा है और वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद वैक्सीन दूसरी सुविधा है, जिससे हम किसी की जान जाने से बचा सकते हैं। संक्रमण हम नहीं रोक सकते हैं। अब ये बात करना भी बेकार है कि संक्रमण हम रोक देंगे, संक्रमण नहीं रोक देंगे। इसलिए हम लॉकडाउन की हर समय खिलाफत बोलते हैं कि लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। तो वैक्सीन रोल आउट किया। अब फटाफट से चाहिए आपको कि 41 करोड़ के आसपास बच्चे हैं 2 साल से ऊपर वाले। इतनी वैक्सीन की उपलब्धता आप देख लीजिए, कोवैक्सीन कितनी सप्लाई दे सकता है। बाकी दूसरे वैक्सीन का जिसका ट्रायल हो चुका है, जैकब डी है आपके पास, कोवैक्सीन का ही नेजल स्प्रे वैक्सीन है, और जो वैक्सीन विदेशों से ला सकते हैं उसको लेके प्राइवेट, मतलब जैसा कह रहे थे, प्राइवेट सरकारी सारी संस्थानों को जोड़ के, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा वैक्सीन का ही है और अच्छे से फंक्शनिंग है इंडिया में, उसी के तहत हर जगह साइकिल से भी लोग कोल्ड चेन मेंटेन करके ले जा रहे हैं गाँव तक। आप पहुंचा दीजिए वैक्सीन को। फायदा ये होगा, लोग कह रहे हैं बच्चों में बहुत माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन बच्चे सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, बुजुर्गों के लिए खतरा ना बन जाए, इसके लिए हमें जरूरी है बच्चों में भी ट्रांसमिशन चेन तोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये वैक्सीन जैसे रोल आउट हो, तैयारी क्यों जरूरी है? तैयारी की बात जो हो रही थी, आपने सवाल पूछा, होता क्या है कि जब भी केसेस बढ़ते हैं, भर्ती की जरूरत होती है। ओमिक्रॉन में अच्छी बात है कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं आ रही है, भर्ती की जरूरत होती है। तो क्या आप करते हैं? कैंसर हॉस्पिटल को, हार्ट के हॉस्पिटल को, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को, सरकारी अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को आप कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर देते हैं। इसकी कहाँ जरूरत है भाई? बाकी मरीज कहाँ जाए? बाकी मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाता है, तो उसको तैयारी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं पैरालाइज वन सिस्टम और दूसरे को आप उसकी वैसाखी छीन के दे देते हैं। ये तैयारी नहीं है। तैयारी है, कोविड की तैयारी आपकी कितनी है उसको रोल आउट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर अंशुमान बोली है कि ये तैयारी नहीं है कि आप बाकी के हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल बना दें, यानी कि बाकी के मरीज, और हमने देखा भी था इससे पहले कि कितनी दिक्कतें आई थी। जो जनरल मरीज थे, ओपीडी वाले भी, इमरजेंसी वाले भी, उनको कितना दर दर भटकना पड़ा और इस दौरान उनमें से कितनों की मौतें हो गई हैं। वो आंकड़ा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि कोविड के अलावा भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी फैमिलीज इससे हैम्पर हुई हैं, उस बारे में कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। मधुकर जी, सरकारी लेवल पर, और जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो तंत्र है, उसको थोड़ा सा और फाइन होने की जरूरत है। वो अगर दुरुस्त तरीके से काम करेगा तो ग्रास रूट लेवल पर भी काम होगा। देखिए, तंत्र हमारे देश में सब जगह मौजूद है, उसकी जिम्मेवारी ठहराई जानी चाहिए और उस पर बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए कि जो आपका काम है उसको करिए। तो उसमें तंत्र तो अवेलेबल है, सारे देश में
उपलब्ध है। लेकिन मधुकर जी, वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही तय कौन करेगा? वो कौन लेगा कि जिम्मेदारी इनकी है? अब राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई तो कहाँ निभाई गई? फंड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। देखिए, आपने बंबई में देखा होगा 1 महीने में कोरोना कैसे कंट्रोल में आ गया, आया ना। दिल्ली में कैसे कंट्रोल में आया? जब सख्ती की गई तो तंत्र उपलब्ध है। तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, सरकारी को भी, गैर सरकारी को भी। और जो डॉक्टर साहब बच्चों की बात करें, बेसिकली जो जहां से ये फैल रहा है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरा, ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग बीमार तो होते रहेंगे परंतु डेथ ना हो, फेटेलिटीज ना हो, मॉर्बिडिटी कम रहे, वो ज्यादा अहम है। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ओल्ड एज है, जहाँ पे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एज ज्यादा है, जिनको दूसरी इलनेसेस हैं, बीमारियां हैं, जहाँ डेथ होने की आशंका ज्यादा है, बेसिकली प्रायोरिटाइज करना है। तो बहुत क्लैरिटी चाहिए। देखिए, मैं दिल्ली का, मुंबई का उदाहरण दे रहा हूँ। महीने में कैसे कंट्रोल में आ गया? तंत्र के पास सारे साधन हैं, साधनों की कमी नहीं है। इसको सुचारू रूप से काम करने की आवश्यकता है और जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता है। केंद्र जो है, केंद्र में जो बैठे अधिकारी हैं या राज्य सरकारों में बैठे अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी तय की जाए। इसी तरह से जो आपकी सब सेंटर है, जो आपकी डिस्पेंसरी है, वहां तक जो है उसको, उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे कोई ढिलाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, वैक्सीन हैं, लगाइए। आप सुनिश्चित करिए। आपकी जो आशा सहयोगिनी है, किस लिए है? वो सुनिश्चित करे कि जितने घरों को वो देखती है, जहाँ पे वैक्सीनेशन होने की आवश्यकता थी वहाँ पे वैक्सीनेट हो गए हैं। 100% वैक्सीनेशन ही इसका सोल्यूशन है और कुछ नहीं। और जहाँ पे बूस्टर लगाए जा सकते हैं, लगाइए बूस्टर को। जब हमें रास्ता, जब हमें दिशा मिल गई है, अब तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मधुकर जी, तैयारी हमारी है, लेकिन उस तैयारी को अमल में लाना वो हम सबकी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी, जवाबदेही को तय करना होगा और हमें समझना भी होगा। ऐसे में डॉक्टर अंशुमान, कितना ज्यादा और राज्य सरकारों को, मेडिकल स्टाफ को सजग होने की जरूरत है, क्योंकि योजनाएं बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लग जाता है। वो इम्प्लीमेंट भी हो, उस पर काम भी हो, इसको लेकर भी किसी को देखनी होगी। इस पर किसी की जिम्मेदारी आपको तय करनी होगी कि जो आप काम दे रहे हैं वो काम हो भी रहा है सुचारू रूप से या नहीं हो पा रहा है। पूजा, मधुकर जी ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि तंत्र है, तंत्र से काम करवाना होगा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने 2 स्टेट बोला, दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र। तो इन्होंने कह दिया कि दिल्ली मुंबई में ठीक है, बाकी नहीं है। वो नहीं बोल पाएंगे बेचारे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। तो इसका मतलब है दिल्ली मुंबई तो पूरा देश नहीं है ना, भारत में। मतलब तंत्र है, सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने वाले लोग नहीं है। तो सिस्टम का मतलब, तंत्र का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, मंत्री जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं, जो हमारे बीच से चुन के जाते हैं, और जुडिशरी सर्विसेज, जो जुडिशरी आए दिन डिसीजन दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर डिसाइड कर लेगी कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तंत्र सुचारू हो जाएगा। डॉक्टरों को अगर काम करने में दिक्कत होती है तो वहां का डीएम, जो अभी पास होके आया है, हो सकता है इतिहास के पन्ने पढ़ के आया, वो गाइड करता है कि किसको रेमडेसिविर दो, किसको नहीं ने दो। अब आश्चर्य ये लगता है, मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर को करने दो ना भैया, तुम सारा एग्जीक्यूशन करवाओ। मतलब सामान सुचारू रूप से पहुंचवा दो, बेड की व्यवस्था करा दो, ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था करो, डॉक्टर को मैनेज करने दो। लेकिन ये है नहीं, सिस्टम में टोटली चाटुकारिता आ गई है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। अब उस चाटुकारिता को हटाइए, और कहा गया हमारे ग्रंथों में, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भया, राज धर्म तन 3 करी होई बेगहीनाथ। तो सचिव ये लोग हुए, एग्जीक्यूटिव लोग, वैसे हम लोग डॉक्टर लोग हो गए, और गुरु टीचर, इन तीनों को प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय होते ही देश का नाश हो जाएगा। बस इसी से मैं खत्म करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर अंशुमान आपने बात कही है और यकीनन समझने वाली बात भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो अब तैयारी हमें करनी होगी, क्योंकि अमल में लाने के लिए और काम करने के लिए जरूरत है कि सबको सहयोग के साथ काम किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति इस पूरी जंग में सबके सहयोग के साथ जो तैयार है वो हम सब हो जाएं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।